हेलो प्यारे बच्चों, आज हम नया टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट पावर हो, जो इसमें जो डिग्री हो उस इक्वेशन की, वो क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है जी। जैसे कि अगर आप यहाँ जनरल फॉर्म पे नज़र डालें, जनरल फॉर्म आपको क्या दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से ये इज इक्वल टू ज़ीरो मैं हटा दूँ, यहाँ से अगर मैं इस इज इक्वल टू ज़ीरो को हटा दूँ, तो अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिनोट करती है। ठीक है ना। और अगर इज इक्वल टू ज़ीरो लगा रहे तो ये चीज़ किसको डिनोट करेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये फ़र्क होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, कि इक्वेशन में हम इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर उसको कर देते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसके अंदर जब हम ये जो अब इसको अगर हम क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, तो क्वाड्रेटिक का मतलब हम ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है जो ए है, इसको हम कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बच्चों ए ज़ीरो हो गया तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट जाएगी और ये आपका क्या बच जाएगी, सिर्फ एक्स में बच जाएगी, यानी कि एक लीनियर टर्म बच जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर उस केस में 1 होगी। तो इसीलिए अगर हम इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ए है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों। ए क्या है, यहाँ पे ए को बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए को बोला जाता है लीडिंग कोफिशिएंट। बी यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी जो है वो है कांस्टेंट, या फिर उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टर्म। ठीक है ना, एक ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है। क्लियर है ए बी सी की बात। अब उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्या, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि रूट्स का क्या मतलब होता है। प्यारे बच्चों, अगर किसी इक्वेशन के अंदर, मान लो जैसे हम इसी इक्वेशन की बात करते हैं, ये जो जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं एक्स की जगह कोई ऐसा नंबर डालूँ, कोई ऐसा रियल नंबर डालूँ जिसे डालने के बाद ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो ऐसी वैल्यू को क्या कहा जाएगा, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है ना। कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई रियल नंबर, मान लो जैसे वो रियल नंबर हमने क्या बोल दिया बच्चों, अल्फ़ा बोल दिया, तो अगर मैं एक्स की जगह पे अल्फ़ा को पुट करूँ और पुट करने के बाद ये पूरा आइटम क्या हो जाए, ये पूरा आइटम किसके बराबर आ जाए बच्चों, ज़ीरो के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर अल्फ़ा वैल्यू ने, उस पर्टिकुलर रियल नंबर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। और ऐसी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर दें उन्हें हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर आप क्वेश्चन पे नज़र डालें, डिटरमाइन वेदर एक्स इज इक्वल टू 3 इज़ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, कि क्या एक्स इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं। तो अब चेक करने के लिए हम इस इक्वेशन में एक्स इज इक्वल टू 3 को डाल देंगे। ठीक है ना। अगेन बच्चों, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे ये गलती है कि इसको हमने किसके बराबर लिखना है, इज इक्वल टू 0 के बराबर लिखना है, तब ये चीज़ क्या कहलाएगी, इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है। इज इक्वल टू 0 भी लिखना है। तो जब हमने इसमें एक्स इज इक्वल टू 3 पुट किया बच्चों, पुट करने के बाद हमने देखा कि क्या आ गया, हमारे पास आंसर 0 आ गया। एक्स की जगह जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब येस, एक्स इज इक्वल टू 3 इज़ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। के की वैल्यू निकालें जिसके लिए जो गिवन वैल्यू है वो उस इक्वेशन का सोल्यूशन कहलाएगा। तो देखिए, हमें क्या बोला, एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दूँ, तो 1 पुट कर दिया हमने, है ना, और इक्वल टू 0 के है ही। जैसे ही 1 पुट किया और 1 पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया के इज इक्वल टू -3। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में भी एक्स की जगह क्या पुट करना है बच्चों, √2 पुट करना है। तो वही किया हमने, एक्स जहाँ जहाँ पर था वहाँ पर √2 पुट कर दिया और वहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल दी, के की वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना। इस तरीके से अननोन नंबर को निकाला जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको उस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और मुझे उस इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो मेरे पास क्या क्या मेथड अवेलेबल है। यहाँ पर हम 3 मेथड्स की बात करेंगे बच्चों। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और फिर तीसरा जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक एक करके हम इन तीनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे। देखो बच्चों, जैसे अब यहाँ पर एक इक्वेशन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट है बच्चों, वो मैं तीनों तरीक़ों से आपको निकाल के यहाँ पे दिखाऊंगा। पहला तरीका क्या आता है बच्चों, बाय फैक्टराइजेशन। ये तरीका आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करके इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। हमें बीच में 2 ऐसे नंबर यहाँ पर चुनने होते हैं जो सम करने पे तो ये नंबर बन जाए और प्रोडक्ट करने पे ए और सी का प्रोडक्ट बनकर आए। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 5x को क्या किया, 2x + 3x करके लिख लिया। यहाँ पे देखिए 2x + 3x करके लिख लिया। उसके बाद पहली 2 में से क्या कॉमन आ गया, 2x, और अगली 2 में से क्या कॉमन आ गया, 3x।
यहाँ से आपने फैक्टर बनाए और दो फैक्टर आ गए 2x + 3 और x + 1 और बराबर किसके था आइटम 0 के। तो अगर इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 रही होगी या फिर ये ब्रैकेट 0 रही होगी। तो वही हमने किया बच्चों, एक बार इस ब्रैकेट को 0 किया, एक बार इसको 0 किया और x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इन दो वैल्यू को क्या कहा जाएगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनको पुट करने पे इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी, सेटिस्फाई कर देंगे ये। तो ये था बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड जो आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अगले तरीके की ओर बात करते हैं बच्चों। जो नेक्स्ट तरीका है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला को कई बुक्स में श्रीधराचार्य रूल भी कहा गया है, श्रीधराचार्य रूल, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं कि रूट की, है ना, एक्स की डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। फार्मूला है -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है जी। -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ए बी सी की वैल्यू आपने यही इक्वेशन में से उठानी है बच्चों, जो आपको स्टार्टिंग में बताई गई थी। ए क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर है 2, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है 3। वो तीनों ही वैल्यू जब मैंने इस पूरे के अंदर पुट करी, इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ से देखिए ये दो आंसर आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला में दो साइन यूज़ हो रहे हैं, प्लस माइनस। तो एक बार तो आप प्लस के साइन का यूज़ करेंगे और एक बार आप माइनस के साइन का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। वहाँ से आपके पास दो रूट्स निकल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं दोनों रूट्स वही आए हैं जो पहली बारी में भी आए थे, क्योंकि इक्वेशन तो हम वही यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर हर बार सेम ही आएगा। तो ये डायरेक्ट तरीका होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने का, -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो तरीका है वो है बच्चों बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों सीखना, क्योंकि ये सीनियर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है जी। तो करना क्या है, ध्यान से आप देखें, जैसे इक्वेशन जो भी हमें दी हुई है, आपको करना क्या है, जो x² वाली टर्म होगी बच्चों, जो x² वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। x² वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है उसे आपने वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और सबसे बढ़िया तरीका रहता है आप उसे 1 बना लें, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो आप उसे 1 बना सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को मैं किससे डिवाइड कर दूँगा बच्चों, 2 से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। बाकियों को भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि आप जो कांस्टेंट टर्म है उसे आप RHS में ले आएँ। तो 3/2 को हम RHS में ले आएंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, -3/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, जो x वाली टर्म आपकी यहाँ पर आई है, जो x की टर्म आई है उसका जो कोफिशिएंट है, x की टर्म का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर आपको दोनों साइड में ऐड करना है। दोबारा सुन ले, जो x का कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट है बच्चों 5/2, तो इसका हाफ 5/2 का हाफ क्या होगा बच्चों, 5/2 का हाफ होगा 5/4 और इसका स्क्वायर, ठीक है जी, इसका स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन में दोनों साइड पे ऐड करना है। तो हमने वही किया बच्चों, देखो इस साइड में भी और इस साइड में भी हमने दोनों साइड में 5/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, ऐसा करने से LHS में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये जो पूरी चीज़ LHS में आई है ये a + b का होल स्क्वायर बन के आ गई है और ये रहा a + b का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें ये a² लिखा हुआ है, ये b² लिखा हुआ है और ये 2a भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो x + 5/4 का होल स्क्वायर आ गया और इस तरफ हमने इन फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 1/16। प्यारे बच्चों, अब अगर आप यहाँ से स्क्वायर को हटाएं, सामने वाली साइड पे स्क्वायर रूट डालेंगे तो प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट ओपन होता है। तो यहाँ पर 1/16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो +-1/4 करके आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एक बार आप प्लस का 1/4 लें, जैसे यहाँ पे लिया, एक बार प्लस का 1/4 लें और एक बार आप माइनस का 1/4 लें। दोनों से ही जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वही दो रूट्स जो पिछली बार आए थे वही हमारे पास इस बार भी आ जाएंगे। तो ये तरीका होता है बच्चों मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, बार बार आप दिमाग में रखें कि सबसे पहले तो 1 बना ले, जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 1 बना ले। उसके बाद जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसे आप RHS में ले जाएं और जो x वाली टर्म है उसके हाफ का स्क्वायर आप दोनों साइड में ऐड कर दें, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला पे थोड़ा और बात कर रहे हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है b² - 4ac, इस क्वांटिटी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल D से। कैपिटल D = b² - 4ac। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं रियल नंबर्स के अंदर अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती है, ठीक है जी, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आती है। यानी कि
अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3, ये चीज़ें रियल नंबर्स में डिफाइन नहीं होती हैं, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो इस डी के नेचर के बारे में, कि हम इस डी को देख के, इस डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम बता सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो किस तरीके के नेचर के आएंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये डी ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि अगर ये डी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा, द इक्वेशन विल हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो जो इक्वेशन होगी उसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है बच्चों। अगर डी हमारा, हम दोबारा सुन लें, डी अगर हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, डी अगर हमारे पास क्या आ जाए, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आप अपने आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये चीज़ अगर ग्रेटर देन 0 आई है ना, यहाँ पे कोई भी चीज़ आई तो 2 अलग अलग रूट्स आएंगे, क्योंकि एक बार आप प्लस कर रहे हैं माइनस बी को और एक बार आप माइनस कर रहे हैं, 2 साइन यूज़ हो रहे हैं ना, प्लस माइनस, तो इसीलिए 2 अलग अलग आंसर आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। प्यारे बच्चों, अगर ये डी की वैल्यू यहाँ 0 हो जाए, अगर ये डी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाए, ये क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तब तो ये आइटम ख़त्म ही हो गई। उस केस में जो रूट आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, -b/2a हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि ये आइटम तो 0 ही हो गई। तो अगर डी 0 हो जाए तो उस केस में जो इक्वेशन होंगे उसके जो रूट्स होंगे वो 2 माने जाएंगे, और कैसे, इक्वल रियल रूट्स, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -b/2a करके आएगी, ठीक है ना। तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे और आपके रियल होंगे। अच्छा बच्चों, अगर ये d लेस देन 0 हो जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो ऐसे केस में इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा, द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट। तो जो रूट्स होंगे उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों, उन्हें इमेजिनरी रूट्स कहा जाता है, ठीक है जी, उन्हें क्या कहा जाता है, इमेजिनरी रूट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे कि इस इक्वेशन में हमें नेचर ऑफ रूट बताना है, ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, तो हमने नेचर जानने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली b² - 4ac, और जैसे ही वो वैल्यूज पुट करी हमने ABC की वैल्यू इक्वेशन से, तो 41 आया, और 41 ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या आएगा बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे वो 2 अलग अलग रियल रूट्स आएंगे। ऐसे ही बच्चों सेकेंड क्वेश्चन भी देखा, वहाँ पे b² - 4ac को सॉल्व किया तो -8 आया, -8 का मतलब बच्चों लेस देन 0, ठीक है जी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अच्छा प्यारे बच्चों, अब अगर ये इक्वेशन हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आ जाए सॉल्व करने के लिए, कि इसके रूट्स निकालो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो देखो क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, हमने सबसे पहले क्या करना होता है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना होता है। तो x² के कोफिशिएंट को अगर हम 1 बना लें बच्चों यहाँ पे, तो उसको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है जी। पूरी को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे बच्चों, कांस्टेंट टर्म को हम RHS में लेकर आते थे, तो 3/2 को मैं इधर ले आया तो ये हो गया -3/2। फिर क्या करते थे बच्चों, फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट होता था उसके हाफ का स्क्वायर, तो 2 के हाफ का स्क्वायर, 2 का हाफ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का हाफ हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हमने दोनों साइड में प्लस कर दिया, ठीक है बच्चों। अब होगा क्या, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ क्या बन गई बच्चों, ये चीज़ बन गई x+1 का होल स्क्वायर, बन गई ना, x+1 का होल स्क्वायर, और साथ में इधर आ गया बच्चों -3/2 + 1, ये क्या आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -1/2। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, रियल नंबर्स में कभी भी जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ आपको पहचानना पड़ जाएगा, यहाँ आपको ये पहचानना होगा कि स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो वही चीज़ हुई है यहाँ भी। ऐसे ही बच्चों एक और इक्वेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, इसका भी नेचर रूट निकालने के लिए b² - 4ac हमने लगाया, b² - 4ac से हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 रियल रूट होंगे और इक्वल होंगे। आप देख भी सकते हैं बच्चों कि ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है एक्चुअल में, ये लिखा हुआ है बच्चों x+3 का होल स्क्वायर = 0। तो इसके जो 2 फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं बच्चों, वो है x+3 और x+3, ठीक है जी। तो 2 वैल्यूज जो आएंगी x = वो दोनों ही क्या आएंगी बच्चों, -3 और x = -3, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, k की वैल्यू निकालनी है बच्चों, k हमें एक अननोन दे रखा है, और ये गिवन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, एक तो वो क्या है बच्चों, रियल हैं, और एक क्या है बच्चों, वो इक्वल हैं। तो रियल और इक्वल का कंडीशन हमें क्या बताता है कि वो रूट्स क्या होंगे बच्चों, जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा।
अगर रूट्स रियल और इक्वल है, अभी हमने बात करी थी रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन में हमें गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -8k, और कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों इसके अंदर 2k। तो b² - 4ac में ये टर्म्स हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। उससे ये इक्वेशन आ गई बच्चों 64k² - 8k = 0। 8k हमने कॉमन ले लिया तो आ गया 8k - 1, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई बच्चों 0, और एक आ गई k की वैल्यू 1/8। ठीक है जी, तो ये दोनों वैल्यूज़ k की हमारी आंसर हो जाएंगी। हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों कि हमें कंडीशन दिया था कि रूट्स रियल एंड इक्वल हैं, तो इसलिए हमने कंडीशन क्या लगाई, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चों, अब रियल रूट्स अगर वो बोल रहा है तो रियल रूट तो बच्चों पहली दोनों कंडीशन में होते हैं। पहली कंडीशन क्या होती थी कि डी क्या हो ग्रेटर देन 0, और दूसरी क्या होती थी कि डी क्या हो = 0। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, क्योंकि उसने क्या बोला, रियल रूट है। अब उसने ये तो बोला नहीं कि रूट्स जो रियल हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं। अगर डिस्टिंक्ट होता तो d ग्रेटर देन 0 आता, और अगर इक्वल होता तो d = 0 आता। तो इसलिए हमने दोनों कंडीशन यहाँ पे ली, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है जी, तो बच्चों b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन में देखें बच्चों, a की वैल्यू तो बच्चों p दे रखी है, ठीक है ना, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है p, b की वैल्यू दे रखी है बच्चों 8, और c की वैल्यू दे रखी है बच्चों -2। ये वैल्यूज जब हमने यहाँ पे पुट करी बच्चों, यहाँ पे पुट करी तो हमने देखा 64 + 8p आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8p आ गया -64 से बड़ा, और 8 को हम डिवाइड में अगर वहाँ ले जाएं, क्योंकि 8 एक पॉजिटिव नंबर है, उसको डिवाइड में ले जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -8। तो p क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू -8। p जो होगा वो -8 से बड़ा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात और आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, उसने इक्वेशन को क्या कहा था, क्वाड्रेटिक, और अगर क्वाड्रेटिक है तो लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। याद है ना, लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो आपको दिमाग में रखना है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -8 के साथ साथ आपको ये भी दिमाग में रखना है कि p जो होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें छोड़कर आप बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।